अगर कभी ये सवाल उठे ना कि इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में सबसे बड़ा रणनीतिक मोड़ क्या था, तो अक्सर जवाब में किसी महान राजा या किसी चतुर सेनापति का नाम आता है। बिल्कुल, अक्सर यही होता है। हाँ, लेकिन आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। मतलब एक पूरी सेना को बचाने का निर्णायक काम किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक जानवर ने किया था। एक बेहद असाधारण सामरिक संपत्ति है ना? एकदम सही कहा आपने। और वो सामरिक संपत्ति था एक घोड़ा, जिसका नाम था चेतक। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये शुरुआत ही इस बात को एकदम साफ कर देती है कि हम आज केवल तारीखों को नहीं रटने वाले। हमारा जो उद्देश्य है वो इस बात की गहराई में जाना है कि आखिर असीमित संसाधनों वाले एक विशाल साम्राज्य और एक छोटी सी रियासत के बीच जो ये युद्ध हुआ था, वो असिमेट्रिकल वॉरफेयर या कहें असम्मित युद्ध प्रणाली की एक मास्टर क्लास कैसे बन गया। बिल्कुल, और आज का विश्लेषण इसी बात पर है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक अपरिहार्य हार को वैचारिक जीत में बदला गया। मतलब यहीं से तो हमारी चर्चा असल में आकार लेती है। हाँ, अगर हम 1570 के दशक के राजपुताना को देखें तो स्थिति काफी स्पष्ट हो जाती है। मुगल बादशाह अकबर की जो सत्ता विस्तार की नीति थी, वो अपने चरम पर थी। एकदम चरम पर। और अधिकतर रियासतें या तो बिना लड़े या फिर कूटनीतिक दबाव में आकर अधीनता स्वीकार कर चुकी थी। हाँ, लेकिन जब बात मेवाड़ की आती है तो महाराणा प्रताप का स्टैंड बिल्कुल अलग था। मतलब स्रोतों में उनका एक बहुत ही स्पष्ट कथन है कि मेवाड़ की मिट्टी का एक कण भी उनके स्वाभिमान को बेचने से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, और ये केवल जमीन का एक टुकड़ा बचाने की बात नहीं थी, ये संप्रभुता के सिद्धांत को बचाने की बात थी, है ना? इसे अगर मैं आज की आधुनिक दुनिया के हिसाब से देखूं, तो ये कुछ एक कॉरपोरेट हॉस्टाइल टेकओवर जैसा लगता है, जहां एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को निगलना चाहती है, लेकिन संस्थापक बिकने से इनकार कर देता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन यहाँ इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मेरे मन में एक गहरी रणनीतिक उलझन पैदा होती है। अच्छा, वो उलझन क्या है? उलझन ये है कि सैन्य दृष्टिकोण से इतनी विशाल सेना के सामने, जिसके पास तोपखाना है, अनगिनत घुड़सवार हैं, सीधी लड़ाई के लिए मैदान में उतरना क्या तार्किक था? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब अक्सर पारंपरिक रणनीति यही कहती है कि आप सीधे टकराव से बचें और तुरंत पहाड़ों में चले जाएं। तो फिर महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगल सेना का सामना करने का रिस्क क्यों लिया? क्या ये केवल एक इमोशनल फैसला था? देखिए, ये एक बहुत ही पैना सवाल है और इसका जवाब भावनाओं में नहीं, बल्कि राजनीतिक वैधता और मनोबल के विज्ञान में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? अगर महाराणा प्रताप बिना कोई प्रतिरोध के सीधे जंगलों में चले जाते, तो इससे प्रजा और सेना के बीच क्या संदेश जाता? यही ना कि उनके राजा ने हार मान ली है। हाँ बिल्कुल, मोरल डाउन हो जाता सबका। एकदम सही। तो एक राजा के रूप में अपना और अपनी जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए ये साबित करना जरूरी था कि मेवाड़ बिना लड़े आजादी नहीं सौंपेगा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो है प्रताप की रणनीतिक मेधा। जगह का चुनाव। हाँ, उन्होंने कोई खुला मैदान नहीं चुना लड़ाई के लिए, बल्कि राजसमंद के पास हल्दी घाटी का चुनाव किया। और यहीं पर मुझे लगता है भूगोलिक मूक लेकिन बेहद घातक योद्धा बन जाता है। मतलब दस्तावेज इस घाटी के बारे में जो बताते हैं वो सबसे अहम है। इसे एक संकरी घाटी या एक फनल के प्रभाव की तरह समझा जा सकता है। बिल्कुल, एक फनल। तो ये फनल वाला जो कंसेप्ट है, क्या आप इसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकती हैं कि इसने मुगल सेना के संख्या बल को कैसे बेअसर कर दिया? हाँ, तो देखिए, हल्दी घाटी अलाबने पर्वतमाला के बीच एक बेहद तंग दर्रा है। इसके कुछ हिस्से तो इतने संकरे थे कि वहां से एक बार में केवल कुछ ही सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर गुजर सकते थे। मतलब पूरी सेना एक साथ नहीं जा सकती थी? बिल्कुल नहीं। मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी विशाल घुड़सवार सेना और तोपखाना, जो खुले मैदानों में दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन उस तंग घाटी में वो अपनी पूरी ताकत झोंक ही नहीं सकते थे। एकदम सही पकड़ा आपने। उन्हें छोटी छोटी टुकड़ियों में आगे बढ़ना पड़ा, एक फनल की तरह। पीछे कितनी भी बड़ी संख्या हो,
आगे के संकरे मुहाने से केवल कुछ ही लोग बाहर निकल सकते अरे हैं। वाह! तो इस भौगोलिक संरचना ने मुगलों की जो संख्यात्मक श्रेष्ठता थी, उसे पूरी तरह से प्रभावहीन कर दिया। हाँ, और लड़ाई को आमने सामने के क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में बदल दिया। ये रणनीति वाकई अचूक थी। मतलब दुश्मन के सबसे बड़े हथियार को उस पर हावी होने का मौका ही मत दो। पर उस सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो वो बेहद भयंकर था। पीली मिट्टी खून से लाल हो गई। इसी वजह से इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। हाँ, और उस भयंकर अव्यवस्था के बीच जब तोपें काम नहीं आ रही थीं, तो गतिशीलता सबसे अहम हो गई। और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे विशिष्ट किरदार सामने आता है, प्रताप का घोड़ा चेतक। बिल्कुल, चेतक का जिक्र किए बिना ये युद्ध अधूरा है। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं ना, सुपर हीरो के साथ उनके मददगार या साइड किक होते हैं, लेकिन यहाँ चेतक का किरदार किसी मुख्य नायक से कम नहीं है। वो केवल एक जानवर नहीं था। वही तो, मतलब इतिहास अक्सर राजाओं को याद रखता है, पर एक जानवर की वफादारी ने कैसे दिशा बदल दी। अगर विशुद्ध सामरिक नजरिए से देखें तो चेतक में ऐसा क्या अलग था? देखिए, इसे समझने के लिए हमें घोड़ों की नस्ल और उनकी बायोमैकेनिक्स को समझना होगा। ठीक। चेतक जो था वो मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था। अच्छा, मारवाड़ी नस्ल। हाँ, ये नस्ल रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों के कठोर वातावरण में विकसित हुई है। मुगल सेना जिन मध्य एशियाई घोड़ों का इस्तेमाल करती थी, वो आकार में बड़े और भारी होते थे। जो सीधे मैदानों में दौड़ने के लिए अच्छे होंगे। बिल्कुल, समतल मैदानों में वो बहुत तेज थे, लेकिन अरावली की पथरीली जमीन पर उनका संतुलन बिगड़ रहा था। इसके विपरीत मारवाड़ी घोड़े अपनी फुर्ती और अपनी असाधारण श्रवण शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनके मुड़े हुए कानों की वजह से, है ना? हाँ, और सबसे बड़ी बात, खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से संतुलन बनाए रखने की क्षमता। चेतक का शरीर इस विशेष इलाके में लड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से डिजाइन किया गया था। ये जानकारी उस बहुत ही प्रसिद्ध घटना को एक तार्किक आधार देती है। वो घटना जहां चेतक एक हाथी के सामने अपने दोनों पैर उठा देता है। बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक क्षण था। अच्छा, मतलब जब हम पहली बार ये पढ़ते हैं तो लगता है कि ये कोई अतिशोक्ति है। मतलब एक घोड़ा जो स्वभाव से शिकार होने वाला जानवर है, वो एक विशाल युद्ध हाथी के सामने ऐसा कैसे कर सकता है? ये संभव कैसे हुआ? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यहीं पर जानवर का प्रशिक्षण और सवार के साथ उसका मानसिक जुड़ाव काम आता है। राजपूत घुड़सवारों ने घोड़ों को इस तरह के युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। अच्छा, मतलब ये ट्रेनिंग का हिस्सा था। हाँ, उन्हें सिखाया जाता था कि दुश्मन के हाथी के मस्तक या सूंड पर अपने अगले पैर टिका दें, ताकि उनके ऊपर बैठा सवार सीधे महावत पर वार कर सके। और वाह, ये तो कमाल की टैक्टिक है। और पता है एक और दिलचस्प बात, दस्तावेज बताते हैं कि युद्ध में चेतक के चेहरे पर हाथी की सूंड जैसा एक मुखौटा लगाया गया था। हाथी का मुखौटा? सच में? बिल्कुल, ये सिर्फ सजावट नहीं थी। ये दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने की एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, ताकि हाथी घोड़े को एक छोटा हाथी समझकर उस पर तुरंत हमला ना करे। बाप रे, ये केवल बहादुरी नहीं थी, ये तो एक उच्च स्तर की सैन्य तकनीक थी। और इसी के दम पर महाराणा प्रताप मानसिंह के हाथी तक पहुंचने में सफल रहे। हाँ, लेकिन उस वार के दौरान मानसिंह तो बच गए, पर उनके हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया। और यहीं से युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। प्रताप चारों तरफ से घिर जाते हैं, मुगल सैनिकों ने निशाना बनाते हैं, और तब एक कटे हुए पैर के साथ चेतक जो करता है, वो स्वामी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। बिल्कुल, उसने अपने स्वामी को बचाने के लिए एक उफनते नाले के ऊपर छलांग लगा दी। और उस छलांग के बाद वो गिर पड़ा, उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन हमें इस छलांग के सामरिक महत्व को भी समझना होगा। मध्यकालीन युद्धों का एक बहुत ही स्पष्ट नियम था कि सेना का राजा ही उसका सबसे बड़ा ध्वज होता था। मतलब अगर राजा गिरा तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। एकदम सही। राजा बंदी बना लिया जाए या मारा जाए तो सेना तुरंत आत्मसमर्पण कर देती थी। चेतक ने केवल एक इंसान को नहीं बचाया, उसने मेवाड़ के समूचे कमांड स्ट्रक्चर और स्वाधीनता को जिंदा रखा। अगर प्रताप मुगलों के हाथ लग जाते तो मेवाड़ का प्रतिरोध वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाता। बिल्कुल,
चेतक का वो बलिदान एक राज्य के अस्तित्व को बचाने का सबसे बड़ा कारण बना। वो युद्ध के मैदान में एक टैक्टिकल पार्टनर था। तो चेतक के बलिदान ने प्रताप की जान तो बचा ली, लेकिन भारी जनहानि के कारण मेवाड़ की सेना को पीछे हटना पड़ा। अब अगर हम इसे हार जीत के तराजू पर तौलें तो लगेगा कि सेना पीछे हट गई तो युद्ध हार गए। सतह पर ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनका सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि प्रताप का पीछे हटने का मतलब हार मानना नहीं था। ये एक नई रणनीति का जन्म था। एकदम सही। जब सीधी लड़ाई में संख्या बल काम नहीं आता तो समझदार सेनापति असिमेट्रिकल वॉरफेयर की ओर मुड़ जाते हैं। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम इसे आज के उदाहरण से समझें तो जैसे कोई स्टार्टअप अपनी फंडिंग खत्म होने पर हार नहीं मानता, बल्कि अपना बिजनेस मॉडल ही पिवट कर लेता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। प्रताप ने आमने सामने की लड़ाई छोड़कर छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की नीति अपनाई। महलों का सुख छोड़कर जंगलों में जीवन बिताया। हाँ, उनका लक्ष्य अब मुगल सेना को मैदान में हराना नहीं था, बल्कि उन्हें थकाना था। मानसिक और संसाधन के स्तर पर उन्हें निचोड़ देना था। ये एक विशाल मशीन के गियर के बीच लगातार रेत डालने जैसा है। मुगल सेना एक भारी भरकम मशीन थी और प्रताप ने उस मशीन के काम करने की प्रक्रिया में घर्षण पैदा कर दिया। बिल्कुल। और ये घर्षण पैदा कैसे हुआ? इतनी बड़ी मुगल सेना को रोजाना हजारों किलो अनाज और पानी चाहिए था और प्रताप ने इन्हीं सप्लाई लाइंस पर वार किया। तो क्या हम इस छापामार रणनीति के उन विशिष्ट तरीकों पर बात कर सकते हैं जो इतने प्रभावशाली रहे? हाँ, इसका सबसे बड़ा हथियार था भूगोल का ज्ञान और स्थानीय लोगों का समर्थन। प्रताप ने भील जनजाति के लोगों के साथ मिलकर एक अभेद्य खुफिया नेटवर्क बनाया। भील तीरंदाज तो अरावली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, है ना? बिल्कुल। उन्होंने मुगल सेना के आपूर्ति मार्गों को काट दिया। जो बंजारे अनाज लाते थे उन्हें लूट लिया जाता, कुओं में जहर मिला दिया गया या उन्हें मिट्टी से भर दिया गया ताकि दुश्मन को पानी न मिले। ये तो बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और तो और रात के अंधेरे में थके हुए मुगल सैनिकों पर अचानक हमले किए जाते और भोर होने से पहले ही प्रताप के सैनिक जंगलों में गायब हो जाते। मैं इन नोट्स में पढ़ रहा था कि मुगल सैनिकों में इतना खौफ बैठ गया था कि वो रात में अपने शिविरों से बाहर निकलने में भी कांपते थे। खौफ तो होना ही था। वो हर समय चौकन्ने रहते थे। बिना लड़े दुश्मन को मानसिक रूप से परास्त कर देना, ये वाकई असाधारण नेतृत्व क्षमता है। और इसी रणनीति का परिणाम था कि वर्षों तक चलने वाले इस छापामार युद्ध ने मुगल सेना को इस हद तक थका दिया कि वे धीरे धीरे मेवाड़ के उन क्षेत्रों को छोड़कर वापस जाने लगे। और प्रताप ने बिना किसी बड़े युद्ध के अधिकतर खोए हुए हिस्से वापस जीत लिए। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि जीत केवल संख्या से नहीं, इच्छा शक्ति और रणनीति से जीती जाती है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत गहरा परिवर्तन नजर आता है। जब महाराणा प्रताप ने महलों का आराम छोड़ा और वर्षों तक जंगलों में घास की रोटियां खाईं, तो वो केवल एक शासक नहीं रहे, वो जननायक बन गए। सही कहा आपने। जब कोई शासक अपनी प्रजा की आजादी के लिए सुखों का त्याग करता है ना, तो उसकी सत्ता लोगों के दिलों में स्थापित हो जाती है। हल्दी घाटी के संघर्ष ने उन्हें एक ऐसा प्रतीक बना दिया जिसे कोई साम्राज्य झुका नहीं सका। युद्ध आज भी नेतृत्व और स्वाभिमान का एक जीवंत पाठ्यक्रम है। लेकिन चर्चा को विराम देने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या? हम हमेशा प्रताप के उस ओजस्वी चेहरे और चेतक की शौर्य गाथा को याद करते हैं, उनकी बहादुरी को नमन करते हैं, लेकिन जरा मेवाड़ की उस आम जनता के बारे में सोचिए। उन भील आदिवासियों और किसानों के बारे में, है ना? बिल्कुल। वो गुमनाम लोग जिन्होंने राजा के एक आह्वान पर अपने घर खेत सब पीछे छोड़ दिए। जब प्रताप ने जंगलों में रहने की प्रतिज्ञा ली तो उस आम जनता ने भी दशकों तक उस कठोर जीवन को अपना लिया। वाकई ये बहुत बड़ा बलिदान था। क्या मुगलों की विशाल सेना के सामने वो लंबा छापामार युद्ध उन गुमनाम लोगों के मौन बलिदान के बिना संभव था? इतिहास में राजा और घोड़े की बहादुरी तो दर्ज हो गई, लेकिन आजादी की लौ को दशकों तक चलाए रखने वाली उस आम जनता के बिना क्या ये गाथा कभी संभव हो पाती? सोचने वाली बात है। राजा और उनके घोड़े की विशाल परछाई के पीछे खड़े मेवाड़ की मिट्टी के उन गुमनाम नायकों के उस अटूट मौन संघर्ष पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा।